बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक यूनिवर्सिटी का ये पेपर है और पेपर है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का। और ये पेपर हुआ है एक प्रकार से कुछ दिन पहले ही पेपर हुआ था, लेकिन समय नहीं मिल पाया इसलिए आपके समक्ष नहीं ला पाया हूँ। और सारे के सारे पेपर अब आपको जो है बीए क्रेकर, जो एमए क्रेकर चैनल है, पहले बीए क्रेकर नाम से था, उसी पर आपको मिलेगा। यानी इस चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट जो चैनल है उस पर आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाने का प्रयास किया जाएगा। वो भी चैनल अपना है और ये भी चैनल अपना ही है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। ओके। और अब इस पर आपको पेपर सभी यूनिवर्सिटीज़ के मिलने का प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से आते हैं। बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का पेपर जो है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का लिखित टाइप का हुआ है। देखिए एग्जामिनेशन 2021-22 का, यानी कि 2022 की परीक्षा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप सभी को पता है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का पेपर हुआ है। समय 3 घंटे का दिया गया था। पूर्णांक आपका 75 का था। टाइम टेबल आप मतलब कि टाइम 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 75। पेपर दुभाषीय था, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपका छपा था। नोट कर आपसे कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न आपका अनिवार्य है, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक दाहिनी ओर अंकित है। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा आपको 200 शब्दों में दी गई, यानी 200 शब्दों में आप लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए आपको 500 शब्दों में लिखना है। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10 दी होती, 10 के 10 करने हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 4 करने पड़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर जो है नोट आपसे कह रहा है अंग्रेजी में कि आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन are indicated in the right hand margin. The answer to short answer type question should not exceed 200 words and the answer to long answer type questions should not exceed 500 words. ओके, अंग्रेजी वाले हिंदी वाले दोनों ध्यान रख दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है। देखिए पहला के अंतर्गत तमाम सारे का करके आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर आपको देनी है। 200 शब्दों वाले प्रश्न के उत्तर है, यानी लघु उत्तरीय के प्रश्न हैं ये, ठीक है। राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक। 3.5 नंबर का एक प्रश्न है, यानी 10 क्वेश्चन करने हैं। 3.5 नंबर का एक प्रश्न है, तो 35 नंबर यहीं से आपके प्राप्त हो जाएंगे आपको। प्रथम प्रश्न है आपका, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। मैंने विस्तार से समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, इसकी परिभाषा को लेकर के सारी चीज़ों को समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया था। आप लोगों ने देखा होगा और विस्तार से समझा भी होगा। समष्टि अर्थशास्त्र की हर एक परिभाषा को हमने बताया था, और व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा को, दोनों में किस प्रकार से अंतर, इसको भी बताया था। महासंग्राम वीडियो में भी और अपना जो मैंने वो बताया था उसमें भी। वैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, कोई विशेष फर्म है, कोई विशेष परिवार है, कोई व्यक्तिगत कीमत है और कोई एक प्रकार से व्यक्तिगत आय है, उन सभी के उद्योगों या व्यक्तिगत उद्योग है या कोई विशिष्ट वस्तु है, इन सभी का अध्ययन जब हम करते हैं, मतलब पर्टिकुलर चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। किसी छोटी चीज़ का अध्ययन करना हुआ तो हम किसी छोटी चीज़, मतलब किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी कंपनी का, किसी उद्योग का अध्ययन करना हुआ तो हम जो है एक प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हम चर्चा करते हैं किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। समष्टि मैंने बहुत बड़े स्तर पर, यानी कि जैसे राष्ट्रीय आय निकालना हुआ या इसी प्रकार से पूरे राष्ट्र के स्तर में हमको कार्य करना होता है, तब हम इसको एक प्रकार से डिनोट करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग होता है जिसका संबंध बड़े समूहों, जैसे कि कुल बचत कितनी है इसको ज्ञात करना हुआ, कुल निवेश कितना किया गया उसको ज्ञात करना हुआ सरकार का या बड़ी किसी चीज़ का, या कुल मांग कितनी है लोगों की, तो इन सभी चीज़ों, कुल आय कितनी प्राप्त हुई है, राष्ट्रीय आय निकालने की विधियाँ, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो होता है हमको समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करना होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से 2 विद्वानों ने योगदान दिया है, एक तो प्रोफेसर सुम्पीटर और एक है प्रोफेसर वालरस, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आगे हम समझते हैं और भी चीज़ों को। समष्टि अर्थशास्त्र का एक अन्य नाम भी है राष्ट्रीय आय विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र को राष्ट्रीय आय विश्लेषण के नाम से भी कभी कभी हम जानते हैं। ओके, ये बात भी ध्यान रखिएगा। समष्टि यानी कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपकी समझ में आ गई होगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, इसके बारे में क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया खा, इसके बारे में भी हमने विस्तार समझाया है। राष्ट्रीय आय के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। राष्ट्रीय आय के बारे में कौन नहीं जानता? नेशनल इनकम जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय आय के बारे में हमने खूब समझाया है ना। एक भी प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय आय भी हमने मॉडल पेपर जा करके देख लीजिएगा। 2 मॉडल पेपर हमने बनाए हैं।
दोनों में हमने सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। और एक लिखित टाइप का मॉडल पेपर है, उसको भी हमने समझा दिया है। तो उसमें आप आय के बारे में, राष्ट्रीय आय क्या होती है, इन सभी को हमने बताया, राष्ट्रीय आय लेखांकन वगैरह सब हमने समझाया है। ठीक है, तो उसको एक बार आप ज़रूर जा करके देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय क्या होता है कि जब एक साल के अंतर्गत, सीमा के अंतर्गत जो भी चीज़ें हो रही हैं, या राष्ट्रीय आय में आप देखिएगा तमाम प्रकार की चीज़ों को सम्मिलित हम करते हैं। ठीक है, तो एक मतलब कि, और उसमें से ह्रास दर घटा देते हैं, सारी चीज़ों को हमने NNP-VC श्रृंखला में समझा था, नेशनल नेट प्रोडक्ट। ठीक है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू होती है उसको भी कहीं ना कहीं पे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, ये तमाम प्रकार की राष्ट्रीय आय की माप आप देखिएगा, आर्थिक प्रगति का मापदंड करके, आर्थिक नियोजन के महत्व, आय वितरण की जानकारी, इन सभी के हिसाब से इसका महत्व होता है। और राष्ट्रीय आय निकालने की कई सारी विधियां भी हैं, उन विधियों को भी हमने आपको बताया था। तो ये सब आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय की मापन की कई सारी विधियाँ होती हैं। ठीक है, उन सभी विधियों के बारे में हमने आपको बताया था। उत्पादन विधि, जो है आय विधि, लागत विधि, इन सभी के बारे में हमने आपको समझाया होगा। आप लोगों ने निश्चित तौर पर उन सभी चीज़ों को देखा होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय को ही राष्ट्रीय लाभांश भी कहा जाता है, यानी कितना लाभ हुआ। आप मान लो पूंजी लगाओ 10 रुपया और आपको 20 रुपया मिला, तो क्या है, लाभांश कितना मिला, 10 रुपया। तो उसी लाभांश को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। जैसे मान लेते हैं एक देश है, उस देश में मान लेते हैं कि कोयला बनाया गया, कोयला प्रकट हुआ, कितना, 1 क्विंटल कोयला जो है बनाया गया। 1 क्विंटल कोयले की जो मार्केट वैल्यू होगी मान लेते हैं 100 रुपया है। अब लेकिन 1 क्विंटल मार्केट वैल्यू तो उसकी 100 रुपये है। 100 रुपये होने के बावजूद भी आप देखिएगा कोयला बनाने में जो फर्म यानी जो कंपनी है उसने क्या कार्य किया, तो कंपनी ने कार्य किया, मजदूरों ने काम किया, उसमें जो लागत लगी, यानी 1 क्विंटल कोयला बनाने में मान लेते हैं कि 40 रुपये खर्चा हुए सरकार का, या 40 रुपये खर्चे हुए, तो 40 रुपये हम अगर उनमें से घटा देंगे, 100 रुपये, हमको 100 रुपये में कोयला मिला 1 क्विंटल, तो उसको में से हम जब 40 रुपये घटा देंगे तो बचेगा कितना, 60। वही 60 आपका राष्ट्रीय आय होगा, ये कह रहा है। ठीक है, प्रोफेसर पीगू राष्ट्रीय आय की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय का, जिसमें निस्संदेह विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल की जाती है, वह भाग है जिसको मुद्रा में मापा जाता है। यानी कि एक वर्ष के अंतर्गत जो उत्पादन की अंतिम उत्पादन होता है वस्तु का, उन सभी का हम मौद्रिक मूल्य देखते हैं, मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है। जैसे हमने कुछ भी उत्पादन किया, अब कोयला उत्पादन की हमने एक उदाहरण बताया, तो उसकी मार्केट वैल्यू उस समय क्या चल रही है, मार्केट वैल्यू में से मूल्य ह्रास को हम घटा देंगे और उसकी मार्केट वैल्यू देख लेंगे, तो वही राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय लाभांश होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें, तो आपको क्लियर हो गई चीज़ें। चलिए, तो ये राष्ट्रीय लाभांश होता है। अगला प्रश्न आपके समझ आ चुका है। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का क्या अर्थ है। यहाँ पर देखिए, राइट अ नोट इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, ये मैंने बता दिया। सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, यानी कि व्हाट इज मीन्ड बाय GNP एंड NNP। GNP का फुल फॉर्म होता है ग्रास, ठीक है, नेट प्रोडक्ट, और NNP होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रास नेट प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, ग्रास नेट प्रोडक्ट और ग्रास नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका फॉर्म क्या हो, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब समझिए क्या होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है कि मान लेते, एक उदाहरण के माध्यम से समझो कि 1 किलो कोयला मान लेते हैं बनाया, 1 किलो कोयला मान लेते हैं, एक सिंपल सी 1 किलो कोयला, 1 क्विंटल कोयला मान लो, जो आपने देखा था क्विंटल या किलो मान लो यार, तो 1 किलो कोयला मान लेते हैं आपने बनाया। 1 किलो कोयला बनाने में कितना रुपया लगा, 100 रुपया, हमने बताया था 100 रुपया लगा। तो ये 100 रुपया क्या है, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या हुआ कि 1 किलो कोयला मिला हमको। 1 किलो कोयले की मार्केट वैल्यू कितनी है, 100 रुपया है। तो 100 रुपया हमको क्या मिला, 1 किलो कोयला हमने राष्ट्रीय उत्पादन किया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये है, 100 रुपये की मार्केट वैल्यू है कोयले की। अब मान लेते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, जब इसमें से हम 40 रुपये बताए थे कि मजदूरी वगैरह जो है यातायात परिवहन, संचार परिवहन, इन सभी को जब हम घटा देंगे इसमें से, ठीक है, तो 40 रुपये जब हम 100 में से घटा दें, कितना बचा, 60 रुपये बचा। तो ये 60 क्या होगा, यही 60 आपका होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
अच्छा ये उत्पाद में नहीं आया, उत्पाद का मौद्रिक मूल्य आया है, उत्पाद का मार्केट वैल्यू आई है ये, ठीक है। तो 60 यहाँ पर क्या होगा, ये मार्केट नेट नेशनल जो वैल्यू है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो आ गई है। अब 1 किलो कोयला, 100 किलो कोयला मतलब 100 क्विंटल कोयला मिला, मतलब कि 1 क्विंटल कोयला मिला था 100 किलो, ठीक। उनमें से 40 किलो कोयले के दाम जो है निकल गया उसको बनाने वगैरह में, उसको एक प्रकार से उसको पूरा का पूरा तैयार करने में माल को। तो आपका 40 घटा देंगे तो 60 किलो कोयला जो आपका बचा, यही क्या है, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है। तो जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो क्या मिलता है हमको, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है एकदम से, ओके। एनएनपी, तो ये जीएनपी माने होता है जो पूरा का पूरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जो एक प्रकार से पूरा का पूरा उत्पाद तैयार किया गया है, पूरा का पूरा मटेरियल तैयार किया गया है वो। और जब उसमें से हम मूल्य ह्रास यानी जितना जितना तैयार करने में पैसा लगा उसको हम घटा देंगे तो नेट निकल आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। घा प्रश्न है, आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, यानी कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके बारे में विस्तार से हमने बताया है, इसको भी देख लीजिएगा। जो है आय का चक्रीय प्रवाह पूरा का पूरा विस्तार से हमने समझाने का इसको प्रयास किया है। मॉडल पेपर आप शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर अवेलेबल है, उसमें देख लीजिएगा। तो राष्ट्रीय आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है उसको हमने समझा जिस प्रकार से क्या होता है, ये बढ़ता रहा। चक्रीय प्रवाह का मतलब क्या होता है, आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय उस प्रक्रिया से होता है जिसमें अर्थव्यवस्था के आय और व्यय निरंतर एक चक्रीय ढंग से चलते रहते हैं, उसी को हम आय की चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यापारिक फर्में बिक्री के बराबर ही उत्पादन करती हैं और उसकी माल सूची में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यह माना जाता है कि व्यवसाय क्षेत्र से प्राप्त अपनी समस्त आय को घरेलू क्षेत्र व्यवसाय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर व्यय कर देता है। व्यवसाय क्षेत्र अवतरित आय को रिजर्व नहीं रखता। वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू क्षेत्र को कोई मतलब की गई बिक्री से प्राप्त समस्त आय किराया मजदूरी ब्याज मतलब ब्याज और लाभ के रूप में घरेलू क्षेत्र पर ही व्यय कर दिया जाता है। तो एक कहीं ना कहीं पे सामान्यता आप देखिएगा तो अर्थव्यवस्था में आय प्रवाह को चक्रीय तरीके से चलाए रखती है, जिससे क्या होता है कि जो है फ्लो बना रहता है एक प्रकार से चक्रीय तरीके से, ठीक है। इधर पैसा आया उधर गया और एक चक्र में एक प्रकार से चलता रहता है, ठीक है। ये चीज़ होगा चक्रीय प्रवाह। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रभावपूर्ण मांग से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन इफेक्टिव डिमांड। जब प्रभावपूर्ण मांग होती है उसमें तब क्या होता है, रेट जो होता है, वैल्यू जो होती है किसी चीज़ की बढ़ जाती है। जब मांग बढ़ती है तो वैल्यू बढ़ जाती है, यानी डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं मिल पाएगी उस हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, मांग प्रभावी होगी। और जब मांग प्रभावी होगी तो क्या हो जाएगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जबन चीनी आपका 10 रुपया किलो मिलत रही, वह चीनी आपका 50 मतलब कि 20 रुपया किलो मिले लागे जब चीनी की मात्रा कम हो जाए। प्याज आप लोग देखते होंगे कभी कभी 250 रुपये किलो पहुंच गई थी, ठीक है। टमाटर जब नहीं मिलता है तो 80 रुपये किलो बिकता है, और जब मिलने लगता है तो आप देखिएगा 2 रुपये किलो क्यों नहीं पूछता है, ठीक है। आज बैगन की कीमत 2-3 रुपया 5 रुपये किलो आपको देख लेंगे मंडी में बिकता है किसानों का, और 10-12 रुपये में आपको मिलता है। वही बैगन कभी कभी जब नहीं तैयार होता खेतों में तो बहुत महंगा होता है। तो ये बात समझिए, जब जो है सप्लाई ज़्यादा होगी तो माल ज़्यादा होगा तो डिमांड जो होगी धीरे धीरे कम होगी, यानी माल ज़्यादा होगा तो मूल्य उसका कम हो जाएगा, और जब माल कम होगा तो मूल्य उसका बढ़ जाएगा। क्योंकि सप्लाई नहीं है तो डिमांड ज़्यादा ही हो जाएगी, ठीक है। यूज करने वाले ज़्यादा है, माल पहुंच ही नहीं रहा तो जाहिर सी बात है महंगी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न, उपभोग फलन क्या है, यानी कि व्हाट इज जो है कंज्यूम्पशन फंक्शन। जो एक प्रकार से उपभोग फलन होता है वो क्या होता है, इन सभी के बारे में आप देखिएगा। मैंने मॉडल पेपर में समझाया, आप वहीं से देख लीजिएगा इन सभी का। ज़्यादा बताएंगे बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, छठवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, 6 नंबर। पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अर्थ बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता। पूंजी की सीमांत उत्पादकता यानी कि इस प्रकार की पूंजी सीमांत, जिसकी सीमांत हो चुकी, लास्ट एकदम से कगार पर जो पूंजी का उत्पादन हो उसी को सीमांत कहते हैं। सीमांत मतलब एकदम लास्ट की पूंजी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ब्याज का क्या अभिप्राय है। ब्याज तो सभी लोग जानते होंगे ब्याज क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप लोग कई प्रकार से देते हैं, एक इनकम टैक्स वगैरह होता है, एक उस प्रकार से टैक्स आप देते हो, ठीक है। एक आप जो है जैसे कि अगर आपने 1 रुपये की चाय पत्ती खरीदी तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। कंपनी को टैक्स देते हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से लेता है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनकम वगैरह टैक्स। तो ये सब चीज़ें ओके। आपको 1 रुपये की टॉफ़ी खाते हो कंफर्ट, उसमें भी टैक्स आप देते हो।
अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बचत निवेश यानी आईएस वक्र क्या है? व्हाट इज आईएस कर्व? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर आता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है, फिलिप्स वक्र क्या है यानी व्हाट इज फिलिप्स कर्व? इसको भी जान लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इकाई देखिए, और एक यूनिवर्सिटी का और पेपर हो चुका है, उसको भी मैं देने का प्रयास करूंगा। और वो पेपर किस यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी है आपका? महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है, उसका पेपर हुआ है, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी। ओके, देखिए इकाई प्रथम यानी यूनिट 1। यूनिट 1 में दीर्घवृत्तीय टाइप के प्रश्न हैं। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व और सीमाएं क्या होती है? 10 नंबर का प्रश्न है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखिए इसका महत्व और सब हमने बताया है और प्रश्न आ चुका है। और एक बार मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपर लिखित के मैंने दे दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और एक आध मॉडल पेपर मैं दे दूंगा जब आपका एग्जाम आएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और इन सभी के लिए ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल लखनऊ विश्वविद्यालय, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण, CCSU, इन सभी के लिए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए और इसकी गणना की विधियां बताइए। राष्ट्रीय आय की परिभाषा भी हमने बताई है और इसकी जो गणना करने की जो 5 विधियां उनके बारे में बताया है, लिख दीजिएगा, हो जाएगा। 10 नंबर आपको मिल जाता है। जो डिफाइन नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है राष्ट्रीय आय और एक प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, महत्व और उसका इंपॉर्टेंस। ठीक, इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, मतलब कि इकाई 2 से ही कई प्रश्न करना। देखिए ऊपर जो था आपको दिया गया था ये 2 प्रश्न, चाहे आप इसमें समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताते तो भी आपको 10 नंबर मिलता, और ये नहीं अगर बता पाते थे तो इसको बता सकते थे आप, राष्ट्रीय आय की परिभाषा। दोनों में से केवल एक ही करना था। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर, मतलब इकाई 2 में चौथा नंबर प्रश्न और 5वां, दोनों में से केवल एक ही करना है। राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का आर्थिक कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको भी मॉडल पेपर में हमने डिस्कस करने का प्रयास किया है, यानी डिस्कस चेंजेस इन नेशनल इनकम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। और अगला प्रश्न भी आपके समक्ष आ चुका है, और करके ये भी प्रश्न हमने बताया है। देखिए 5वां प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न हूबहू हमने रखा है, देखिए प्रश्न भी आ चुका है, यानी डिस्कस क्रिटिकली द क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चाहे ये 5वां और चाहे चौथा, दोनों में से एक ही करना था, लेकिन आप दोनों को तैयार करने का प्रयास करेंगे। इन सभी को मॉडल पेपर में आप देख लीजिएगा, 2 मॉडल पेपर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। देखें इकाई 3 यानी कि तृतीय इकाई का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि गुणक का अर्थ, उसकी क्रियात्मकता तथा महत्व को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक्सप्लेन द मीनिंग, वर्किंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर, यानी कि आपसे पूछ रहा है जो गुणक होता है इसका अर्थ, उसकी क्रियात्मकता और महत्व बताइए। इसको भी हमने मॉडल पेपर में प्रश्न रखा है, आप इसको देख सकते हो। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, चाहे 6वां करना था चाहे 7वां, दोनों में से एक ही, ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसको भी हमने आपको प्रश्न रखा था। क्रिटिकली एक्सप्लेन द लिक्विडिटी जो है परफॉर्मेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इकाई 4 देखिएगा, प्रश्न है कि आय निर्धारण किसी अर्थव्यवस्था की मौद्रिक और वास्तविक शक्तियों का परिणाम है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर आते हैं ऐसे प्रश्न, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, इनकम डिटर्मिनेशन इज एन आउटकम ऑफ मॉनेटरी एंड रियल फोर्सेस ऑफ द इकोनॉमी, डिस्कस। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा में आ सकता है। देखिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 10 शब्दों, मतलब कि जो है 5 शब्दों में लिखने थे। प्रश्न है कि मुद्रास्फीति क्या है, इसके बारे में तो मैंने विस्तार समझाया है। मुद्रास्फीति से उत्पन्न होने, मतलब कि उत्पन्न होने के क्या कारण है, क्यों मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, इसको भी बताया है। ये भी प्रश्न आ गया, व्हाट इज द इन्फ्लेशन, व्हाट आर द केसेस ऑफ इन्फ्लेशन, सभी को समझा। तो आप एक बार जरूर मॉडल पेपर विजिट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, दोनों के दोनों। ओके, चलिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम और भी आपके मॉडल पेपर देने का प्रयास करेंगे, और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर देने का प्रयास रहेगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ही चैनल है तो प्लीज़ इसको भी बढ़वाइए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलिए गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार जय हिंद सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, धन्यवाद आप सभी का।